नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो का जो विषय रहेगा, एक तो ये रहेंगे कि आरबीआई कौन सा बड़ा बदलाव करने जा रही है। ओटीपी का काम खत्म हो जाएगा, ओटीपी का कोई काम नहीं रहेगा। दूसरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। तीसरी जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो टर्म इंश्योरेंस है वो क्यों ज़रूरी रहता है, और टर्म इंश्योरेंस ले तो कहाँ से ले, क्या उसके मायने हैं। मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैं LIC का भी एजेंट हूँ और मैं स्टार हेल्थ का भी एजेंट हूँ, बाकायदा IRDAI से अप्रूव्ड हूँ। ऐसा नहीं है, आपको इतनी चीज़ों की जानकारी देने के लिए मैंने जो लोगों को जाता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, ऐसा क्या पाया कि जो लोग अपनी लाइफ में मिस्टेक कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या है इसके मायने, इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे साथियों। सबसे पहले बात करें आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2026 से एक नियम लागू करने जा रही है जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। जैसे आप अभी देखते हो कि OTP के द्वारा हमारा पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। होता क्या है कि आपके नंबर को कोई पोर्ट करा लेता है, और पोर्ट कराने के बाद आपके OTP उसके नंबर पर जाने लगती है और आपको पता ही नहीं लगता, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई होटल वगैरह बुक करते हो तो उसमें भी OTP आता है, या आप मतलब कहीं से भी किसी भी अन्य वेबसाइट पर जाके कोई टिकट बुक करते हो तो OTP आता है, और वहाँ पर भी आपके साथ में साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं घटने को मिलती हैं। जबकि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम लागू है। यूरोप में भी है, तुम्हारा सिंगापुर में भी है। ऐसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है। आरबीआई ने स्पष्ट नियम जारी कर दिए हैं कि 1 अप्रैल 2026 से अब आपके मोबाइल से जो OTP वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा, और 2 स्टेप ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। जैसे कि या तो आपका फेस सिस्टम लागू होगा, या कोई की पासवर्ड होगा, तो उस पासवर्ड पे जैसे आपकी नॉलेज से रिलेटेड, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके थंब से, जैसे आजकल सभी मोबाइल डिजिटल आ रहे हैं तो आपको पहले अपना थंब लगाना पड़ेगा जिससे वेरीफाई हो सके कि वही व्यक्ति है। एक नियम और भी हो सकते हैं AI के द्वारा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार जिस तरह से वर्ष 2023 से 24 में और 25 में जो ये फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, इसमें लोगों को जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारा ऐसा है जो फ्रॉड हो जा रहा है लोगों के साथ में OTP के चलते। उसको रोकने के लिए आरबीआई अब ये OTP वाला सिस्टम ख़त्म करके या तो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम लागू कर देगी, या फेस लॉक वाला सिस्टम लागू कर देगी, या आपके मोबाइल पे, आपके ऐप पे कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन दे देगी कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो पेमेंट होगा, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ AI से रिलेटेड देखो, इससे 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो पेमेंट सिस्टम है ना वो सिक्योर हो जाएगा, कि भाई अगर OTP से होता क्या है, मैं फलानी जगह से बोल रही हूँ, आपका नंबर हम इस पर पोर्ट कर रहे हैं और OTP आया होगा, या आपको इतने रुपये की लॉटरी लगी है OTP आया होगा, या आप किसी को फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट कर देते हो उसमें भी OTP चला जाता है। OTP चुराने के डिफरेंट तरीके हैं। आपसे स्क्रीन शेयर करा ली जाती है कि आप स्क्रीन शेयर कर दो, आप उसमें भी OTP चला जाता है। तो एक तो इसमें होगा क्या कि जो सिक्योर सिस्टम है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी वो है रूरल की, जो ग्रामीण डिमांड हमारे यहाँ पे भारत में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण रहते हैं वो लोग जो अभी OTP से ही इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं है, तो उनके लिए फिंगरप्रिंट वाली जो थंबलिन वाली या फेस लॉक वाला जो सिस्टम आ जाएगा तो उनके लिए थोड़ी सी ये सिस्टम खड़ा हो जाएगा। लेकिन आरबीआई का जो मोटिव है, आरबीआई चाहती है कि लोगों को सिक्योर करा जाए। अगर बात करें आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या सपोज करो आप किसी म्यूचुअल फंड को SIP करने से पहले क्या क्या उसमें जो चीज़ें हैं वो नोट कर लेना चाहिए। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो देखो आपको अकेला रिटर्न ही नहीं देखना कि आपको 5 सालों का कितना रिटर्न दे रहा है, ये नहीं देखना, इसे देख के ही आपने निवेश कर दिया, नहीं। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको उसमें एक्सपेंस रेशो क्या है। किसी भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को जब आप पिक करते हो तो ये देखना उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। दूसरा कि जो हाइब्रिड फंड होता है ना, आपने देखा होगा उसके ऊपर जो टैक्स सेक्शन लगता है ना वो लगता है पूरा इक्विटी वाला। जो डेट फंड होता है उसके टैक्स कलेक्शन अलग रेट है, और जो तुम्हारा
म्यूचुअल फंड है SIP वगैरह जिसमें आप नॉर्मल करते हैं उसका अलग है। लेकिन अगर जब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले लेते हो ना तो उसमें लगभग 80% जो पैसा है ना वो आपका इक्विटी मार्केट में रहता है और जो 20% पैसा है वो आपका डेट वगैरह में रहता है। तो उस पर पूरी की पूरी जो नियमावली लगती है ना टैक्स कलेक्शन की वो पूरी इक्विटी की लगती है। पहले ये देखो। दूसरा, जब आप किसी म्यूचुअल फंड को पिक करते हो तो ये ध्यान रहे कि उसका क्रेडिट रेटिंग रेशो क्या है, एलोकेशन रेशो क्या है। जिसकी कंपनी के उसने स्टॉक डाल रखे हैं ना उस कंपनियों को उन्हें किस रेटिंग में आती हैं वो ये भी देखना है। उसका म्यूचुअल फंड जो ले रहे हैं ना उसका एक्सपेंस रेशो क्या है ये भी जरूर नज़र मार ले। ये ऐसा हो इक्विटी में कितना लगा रखा है उसने, गोल्ड में कितना लगा रखा है उसने, माइक्रो फाइनेंस में कितना लगा रखा है उसने, या डेट फंड में कितना लगा रखा है उसमें, या उसमें जो रिस्क है ना वेटेज रिस्क वो कितना है। पता चल रहा है उसने किसी टॉप इंडस्ट्री के ऐसे स्टॉकों में उठा रखे हैं जो स्टॉक अभी फ्यूचर में नहीं चलने वाले, जो पहले उठा लिए। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर सभी का पैसा लेकर वो स्टॉक उठाता है, वो एक तरह का बास्केट बन जाती है। उसमें ज़्यादातर वो मतलब 100 से 150 के आसपास स्टॉक उठाता है। अब वो जब स्टॉक बढ़ते हैं घटते हैं तो आपकी NAV नेट एसेट वैल्यू घटती बढ़ती है। तो आपको इस पर इतना इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। आपको लगता है कि ठीक है यार 19-20 हो रहा है, अगर मतलब 2 स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं किया, 8 सपोज कर तो 10 ने नहीं करा, 90 ने करा, तो भी ऑल ओवर आपको प्लस में ही दिखता है। लेकिन आप उसमें होता है क्या है ना कि ज़्यादा हो रहता है। ये भी देखना पड़ता है कि भाई जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें प्री मैच्योरिटी की गाइडलाइन क्या है। वैसा नहीं कि आप बोल दो इससे पहले आप निकाल ही नहीं सकते। कुछ म्यूचुअल फंड है ऐसे जो 5 साल के लिए फिक्स है, उनमें आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, डाल सकते हो, SIP कर सकते हो। तो ये भी देख लें रिस्क क्या है, उसका एलोकेशन रेशो क्या है, उसका तुम्हारा एक्सपेंस रेशो क्या है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है, जिसमें उसने पैसा डाल रखा है उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, BBB है, AAA है, B है, C है, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हो तो ये ज़रूर मन में आता होगा कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता ही क्यों है। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ में बस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है। क्यों है उसके ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। देखो होता क्या है कि अब आज की डेट में जिस हिसाब से मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं ना, मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं ना, वो जो सरकार का रेशियो बताता है कि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन ज़रूर 6-7% से बढ़ रहा है, लेकिन जो मेडिकल से खर्चे हैं ना वे आप अगर 3 से 4 दिन 5 दिन आप हॉस्पिटल में कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ ना, तो 3 से 4 दिन आप हॉस्पिटल में रह जाओ तो 10 से 12 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाता है, खर्चा आ जाता है। होता क्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो ग्रुप इंश्योरेंस के भरोसे बैठे रहते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जैसा आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो वो कंपनी आपको सभी एम्प्लॉय को अपने 5 लाख रुपए तक का बेसिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन वंस अ फाइन टाइम अगर आपने आज इंश्योरेंस नहीं कराया और आपने जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसने आपको फायर कर दिया, और जिस दिन आपको फायर करा या कोई ऐसी बात हो गई, जिस दिन आपको फायर करा उसी दिन आपके घर में कोई परिवार में दिक्कत हो गई, जो अनहोनी होती है वो बता के नहीं आती। अभी आप बैठे हो, पता चले नहाने गए थे, बाथरूम से स्लिप हो गए, गिर के पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, तो जो ये मेडिकल एक्सपेंस है ये प्रति आदमी को होना चाहिए। ये मैं क्यों बता सकता हूँ, मैंने ऐसा पाया, मैं खुद एक स्टार हेल्थ का एजेंट हूँ। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि मेरे से लो, आप किसी से भी लो, बट लाइफ में इंश्योरेंस होना तो कंपलसरी है। अब मैंने एक चीज़ पाया कि ज़्यादातर लोगों की जो कमाई है ना वो एक ही झटके के मेडिकल एक्सपेंस के दूर है। अगर आपके पास में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपने इकट्ठा किया और एक खर्चा आपका मेडिकल का आ गया तो वही आपको पूरी की पूरी बंटाधार करके बैठ जाता है। और तो और अपने घर का जो जमा पूंजी है, जो सोना चांदी आदमी रखता है, वो भी बेचने पर मजबूर कर देता है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मोस्ट कंपलसरी है। वो एक तो आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी में है और आप हेल्थ इंश्योरेंस मतलब प्राइवेट सोच रहे हैं कि मैं लूँ क्या नहीं लूँ, मैं तो हूँ पहले ग्रुप इंश्योरेंस है, तो वो उसको आप बोनस मान के चलें। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है मैं उनको एक तरह से मतलब मेरी लैंग्वेज में चली तो सुपर, नहीं तो 4 टायर ऊपर। प्राइवेट नौकरी का सिंपल फंडा है कि चली तो सुपर और नहीं तो 4 टायर ऊपर।
जब तक चली जब तक ठीक है, बोनस के रूप में लेके चलें, क्योंकि अभी आपकी एज कम है, अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे कि यार आपकी एज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो आपके मेडिकल ज़्यादा आ जाएंगे, आपको फिर उसके बाद चेकअप कराएंगे, हो सकता है प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाए, प्रीमियम भी ज़्यादा लेना पड़ जाए। तो इस तरह की जो कंडीशनल होती हैं वे आ जाती हैं। तो इसीलिए आपको मैं एज द लोगों के बीच में जाता हूँ, उनकी सुनता हूँ, तो मैंने ये पाया कि ऐसा होना चाहिए। अब चर्चा करें कि यार टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है और लें तो कितने एज तक के लिए लें। सिंपल सा फंडा है, टर्म इंश्योरेंस हम क्या है कि जो इन्वेस्टिंग है और जो लाइफ इंश्योरेंस है दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसीलिए LIC खरीद लेते हैं। LIC में हम ज़्यादातर जो एजेंट बेचता है ना वो यूलिप प्लान बेच देता है। मैं खुद LIC का एजेंट हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरे को 35% कमीशन मिलता है। अगर आपका 10,000 का प्रीमियम बना या 1 साल का 20,000 का प्रीमियम बना, तो सीधी सी बात है कि मुझे जो है 7,000 रुपये आने हैं साल भर में। इसीलिए यूलिप को अलग रखें, टर्म इंश्योरेंस को अलग रखें। और लें तो कब तक के लिए लें? देखो क्या है कि अगर आपके ऊपर आपका जो परिवार की निर्भरता है, जब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना वो अपनी फैमिली, तब तक ही टर्म इंश्योरेंस ले। अगर आज आपकी एज है सपोज करो 30 साल, मैं ऐसा मानता हूँ, तो आपका जो बेटा है मान लो आज 2 साल का है, आपका एज है 30 साल, आपका बेटा है 2 साल का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय आपका बेटा 32 साल का होगा उस समय आपका बेटा अपने आप में आपका जो परिवार है उसको टैकल कर सकता है, उसको टेक ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके ऊपर निर्भरता है, मिस हैपनिंग होगी कभी, माने पता थोड़ी है कि कब किसके साथ में क्या घटना घट जाए। अगर निपट गया वो तो क्या, अब तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ने की है, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरतें हैं, जो आपने होम लोन ले रखा है वो कौन चुकाएगा? भाई वो होम लोन तो देना पड़ेगा। या आपने कोई किसी तरह का कोई लोन ले रखा है और आपके साथ में कोई घटना घट गई, आप नहीं रहे, तो आपके परिवार को पहले ही वो अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना है, उसके बाद में फिर उनको लोन भी चुकाना है, तो एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, अगर आपकी एज सही है, आप हेल्थली फिट हो, तो आपकी 10-12 हज़ार रुपये का सालाना मिल जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये का आदमी मोबाइल चला सकता है, तो टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकता? अगर वो 1 करोड़ रुपया इन केस 30 साल में कभी कुछ हो जाता है, आपके परिवार को मिल जाता है, और वो बैंक में भी रख देते हैं ना 1 करोड़ रुपया, वो टैक्स फ्री होता है। पहली बात तो उससे जो मिलने वाला आज 7% का ब्याज गवर्नमेंट दे रही है, बैंक दे रहा है, 7 लाख रुपए साल के मिलेंगे, मतलब 65-70 हज़ार रुपये आपके परिवार में हर महीने आएंगे। तो उससे आपका परिवार चल जाएगा, उससे आपके जो आपके ऊपर निर्भर थे, आपके बच्चे, आपकी मिसेज, आपके फैमिली, उनका कहीं ना कहीं जो सपने थे वे पूरे हो जाएंगे। देखो क्या है कि जो ह्यूमन नेचर है, आदमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरी खुद मंझली सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड वंस फाइंड नहीं रहे, और उन्होंने कितनी लाइफ में स्ट्रगल का सामना करना पड़ा कि पैसे की। देखो क्या आदमी समझो कोई किसी की मदद कर देता है ना, तो वो भी सोचता है कि यार मुझे 2 पैसे ये वापस कब आएंगे। तो ये जो दौर है ना साथियों, ये पैसे का दौर है, और इसमें आपको फाइनेंशियली फ्री रहना है। आप सोचो कि मानसिक फ्री तब रह पाओगे जब आपको अपने आने वाले फ्यूचर की टेंशन ना हो कि यार अनसिक्योर नहीं भी रहूँगा तो बच्चे तो मेरे सिक्योर हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? देखो क्या है, इंश्योरेंस पहले समझो। इंश्योरेंस 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, और एक होता है री इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तुम्हारा जैसे LIC है, टर्म इंश्योरेंस है, ये आते हैं तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस में तुम्हारा मोटर व्हीकल जो है, तो बाइक जो कार, बाइक, ट्रक, ये आते हैं तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आता है। और एक होता है तुम्हारा री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सपोज करो मैं कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर हूँ, है ना, ऐसा समझ लो मैं कोई ICICI कंपनी जो इंश्योरेंस करता हूँ लोगों का, मैं वो, और मैंने किसी 100 व्यक्तियों का इंश्योरेंस किया 1-1 करोड़ का, तो 100 करोड़ का इंश्योरेंस किया। तो अगर वंस फाइंड ऐसा कोई डिजास्टर आ गया देश के अंदर कि भाई मुझे अब वे 100 करोड़ रुपए देने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना भी री इंश्योरेंस कराता हूँ कि भाई इनसे अगर मेरे साथ में कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, जैसे कोविड के समय का आया था, कितने क्लेम देने पड़े, तो उस कंडीशन में मैं अपना री इंश्योरेंस कराऊंगा। किससे? किसी और कंपनी से। मतलब मैं किसी और को डायरेक्ट लोगों को कम इंश्योरेंस दे रहा हूँ, और मैं अपना इंश्योरेंस किससे करा रहा हूँ? किसी बड़ी कंपनी से। तो उसे क्या बोलेंगे? हम री इंश्योरेंस बोलेंगे।
सपोज करो कोई बड़ी कंपनी है, कोई 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, उसमें बड़ी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है और उनने अपना फायर इंश्योरेंस करा लिया किसी ICICI कंपनी से, ठीक है। अब वो एक दिन शॉर्ट सर्किट हुआ और वो पूरी की पूरी इन्वेंट्री जलकर राख हो गई, तो वो तो बर्बाद हो जाएगी ना ICICI। तो वो क्या करती है, अपना री इंश्योरेंस कराती है कि भाई अगर इन केस मेरे साथ में इतनी बड़ी कोई पॉलिसी आ गई जो मैं मतलब मेरे ऊपर मेरे ओवर ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस स्थिति में आप पैसा दोगे। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट केवल सिंपल है, आप ये समझ लो, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस केवल इतनी सी बात है कि आपकी जिस वस्तु का नुकसान हो गया है उसकी भरपाई की जा सके। इंश्योरेंस ये है, जैसे आदमी मरता है, आदमी की भरपाई तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उसके ना रहने पे जो घर के खर्चे थे वे कंटिन्यू रहे, उसके ना रहने पे जो बच्चों की एजुकेशन थी वो कंटिन्यू रही, या आप अगर फैक्ट्री लगाई थी और फैक्ट्री में जो इन्वेंट्री डली थी वो स्वाहा हो गई, तो वो जो आपने तो जो कमाई धमाई थी फैक्ट्री में लगा दी, अब वो तो स्वाहा हो गई। अब आप तो किसी काबिल नहीं बचा, तो रोड पे आ गए। उस कंडीशन में आप इंश्योरेंस कराते हो कि भाई जितने की इन्वेंट्री थी उतना अगर मिल गया तो मैं उसको फिर से रिवर्ट कर सकता हूँ, फिर से अपनी कंपनी को खड़ा कर सकता हूँ। और मैं मतलब जहाँ तक मैं इंश्योरेंस को समझता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को ना इंश्योरेंस में खरीदवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप फाइनेंस को लेकर समझो, आप इंश्योरेंस की महत्वता को समझो। ज़्यादातर लोग हैं ना इंश्योरेंस की महत्वता को नहीं समझते और सोचते हैं ठीक है भाई क्यों, क्या ज़रूरत है हमें। नहीं, ज़रूरत है, प्रति आदमी को ज़रूरत है। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप मतलब स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, मेरा सिंपल फंडा है कि लाइफ में 3 गोल है जो मैंने मान लिए। एक तो रोटी, एक कपड़ा, एक मकान, एक इंश्योरेंस और एक है तुम्हारा इन्वेस्टिंग। जैसे लाइफ को जीने के लिए हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ना, रोटी कपड़ा मकान जरूरी नहीं है। रोटी प्लस कपड़ा प्लस मकान प्लस इंश्योरेंस और प्लस तुम्हारा इन्वेस्टिंग, ये जरूरी है। एक समय था जब आदमी भावनात्मक ज़्यादा हुआ करता था। जब हम लोग, आप लोगों ने देखा है, ये हमारे जो पूर्वज दादा बाबा वो बता पाएंगे कि आदमी एक दूसरे के लिए रात रात दिन दिन खड़ा रहता था। आज का जो दौर है ना वो मतलबी दुनिया हो गई है। अगर आपके पास में आपके कपड़े को देख कर लोग बाग जज कर लेते हैं कि ये किस लेवल का आदमी है। तो इसीलिए रोटी तो ठीक है, रोटी तो आज ज़्यादातर आदमियों को अपने आप ही खानी पड़ जाती है, सही, क्योंकि शुगर लोगों को बना देता फिट। कपड़ा, लोग बाग आपके कपड़े पे, आपके जूते पे नज़र मार के आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या है। और मकान, जब आप अपने मकान को बनाते हो और आपके मकान में कोई जाता है तो अच्छा ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान प्लस इंश्योरेंस। क्योंकि जब आपको हेल्थ को लेके कोई दिक्कत आएगी, आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने कोई नहीं ले रखा ना, अगर मैं बिल्कुल कड़वा बोलता हूँ, अगर आपने कोई किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं ले रखा, आपको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद कोई मदद कर देगा, कोई मदद नहीं करने वाला, और तो और आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी इन पर गंदी नज़र और रखेगा। कुछ लोग हैं समाज में अभी भी 5%, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल में आपका जेन्युइन मदद करना चाहते हैं। लेकिन आज का जो युग है ना, इस युग में ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो आपसे कहीं ना कहीं मतलब सीधा करना चाहते हैं। अगर आप उनके मतलब के नहीं हो तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये मैंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल फेस से निकाला है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैंने बता दिया, नहीं, मैंने लाइफ में हर फेस को जिया है और हर फेस से कुछ ना कुछ सीखा है। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं सीख ही रहा हूँ और सीखा, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने से बड़े उम्र से सीखा जाए, सीखा अपने से छोटे से भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गेट में उंगली देकर दबवानी है तब पता चले। आपने बच्चे की उंगली छितकी तो भी आपको सीख जाना चाहिए कि यार इसकी उंगली छितकी थी, अपने को नहीं करना है काम। सिंपल फंडा है। रोटी कम खाओ, भूख से हमेशा एक रोटी कम खाओ जितनी भूख लगी है। कपड़ा सिंपल सादा रहो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी के दिखावे के चक्कर में। मकान, जो ज़रूरत है तो 1 सेकंड के भी विलम्ब ना करो, नहीं ज़रूरत है तो मत दिखावा करो। मोबाइल खरीदने से पहले इंश्योरेंस खरीदो और इन्वेस्टमेंट करो, फिर मोबाइल खरीदो। ये लाइफ का पहला आप गोल बना लो अपना, अगर आपको लाइफ में अच्छे से जीना है तो।
अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाके शेर खान के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।